क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं? सदियों से ये धारणा समाज में चली आ रही है। सब्सक्राइब करें साक्षीज़ जर्नल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी जर्नल में। आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक स्त्री आंतरिक बल की ओर के पाठ 17 के 10वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। यह विषय वर्षों से समाज में चर्चा और अलग अलग मान्यताओं का हिस्सा रहा है। तो इस वीडियो में हम पुस्तक में प्रस्तुत विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, वो कैसे? देखते हैं प्रश्नकर्ता और आचार्य जी के बीच क्या वार्तालाप हो रही है। यहाँ प्रश्नकर्ता आचार्य जी से बोलते हैं, मैं एक परंपरावादी परिवार से हूँ। मेरे परिवार में ये प्रथा रही है कि महीने के कुछ दिनों में महिलाएं पूजा घर और मंदिर तो क्या, रसोई घरों में भी नहीं जाती हैं। ऐसी मान्यता हमेशा से चलती आई है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मेरी पीढ़ी की जो लड़कियां थीं, उन्होंने इस तरह की प्रथा को मानना बंद कर दिया था। हाल ही में मेरी माँ ने किसी प्रसिद्ध गुरु जी की वीडियो देख ली, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण दे करके समझाया है कि क्यों मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को पूजा घरों और मंदिरों वगैरह में नहीं जाना चाहिए। मेरे पास तो अब कोई बहुत अच्छे तर्क नहीं बच गए जो मैं माँ को समझाने के लिए उन्हें बोलूँ। क्या इस बात में कुछ है दम कि महीने के कुछ दिनों में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं और मंदिर नहीं जाती हैं? ऐसा कुछ है क्या? तो इस पे आचार्य जी बोलते हैं, इस तरह की किसी बात में कोई दम नहीं है देवी जी। शरीर थोड़े ही मंदिर जाता है, शरीर का कल्याण करने थोड़े ही मंदिर जाता हो। मन में जो दोष होते हैं ना, मन का दोष मिटाने ही ना मंदिर जाते हो आप। शरीर का दोष मिटाने तो अस्पताल जाते हो। शरीर में अगर कोई विकार है तो उसको ठीक कराने कहाँ जाते हो? अस्पताल ही तो जाते हो ना। मंदिर तो मन का विकार ठीक करने जाते हो ना। तो शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका मंदिर जाने और ना जाने से कोई संबंध नहीं है भाई। एकदम 1% भी कोई संबंध नहीं है। ये एकदम से मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है ये। और न जाने आज तक महिलाएं ऐसी बात को मानती ही क्यों आई हैं कि 4-5 दिन कहीं नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, तो रसोई घर नहीं जाना। क्या पता इसलिए मानती आई होंगी कि 4-5 दिन तक खाना बनाने से मुक्ति मिलती हो। तो बोली बढ़िया है, मान ही लो। पुरुषों ने बात तो बहुत मूर्खतापूर्ण की है, लेकिन इसी बहाने 4-5 दिन तक खाना बनाने से निजात तो मिली। छोड़ो, मान लिया, बिल्कुल सही बात है। 4-5 दिन हम गंदे हो जाते हैं, खाना नहीं बनाएंगे, तुम ही बनाओ खाना। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये बात मजाक से आगे बड़े खेद की है। कैसे आप ऐसी बातें मान सकते हो और अपनी बेटियों पर ऐसी बातें लाद सकते हो? फिर इसके बाद जब आपकी बेटियां धर्म के खिलाफ हो जाती हैं तो आपको बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है। आप कहते हो, अरे देखो आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म को मानती ही नहीं है। तुम धर्म के नाम पर अपनी बेटियों से इस तरह की फिजूल बातें करोगे, उसके बाद ये उम्मीद करोगे कि तुम्हारी जो बेटियां हैं वो धर्म को सम्मान देगी, और फिर न जाने तुम कौन से गुरु जी का वीडियो अपनी बेटियों को दिखा देते हो। आजकल के ये जो नए तरीके का धंधा चल निकला है ना, पुरानी जो सरी गली प्रथाएं चल रही हो, उनको कोई भी फालतू का कुतर्क दे करके सही साबित करना, और अगर वो जो तुम कुतर्क दे रहे हो उसमें 2-4 तुम साइंटिफिक वैज्ञानिक किस्म की बातें बोल दो, तो ऐसा लगता है कि देखो बिल्कुल एकदम सही साबित कर दिया कि हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ ही थी। यहाँ बॉक्स में देखते हैं क्या कहा गया है। धर्म का काम किसी तरह की संस्कृति को बढ़ाना या प्रोत्साहित करना नहीं होता। धर्म का काम होता है सत्य को प्रोत्साहित करना। अभी प्रश्नकर्ता अपने परिवार की एक परंपरा के बारे में बता रहे हैं, जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर और रसोई से दूर रखा जाता था। इसके बाद वे जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा करने का कोई उचित आधार है। तो चलिए देखते हैं आगे। और लोग एकदम ऐसे फूलकर कुप्पा हो जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है। कहते हैं, देखा हमारी संस्कृति में तो जो कुछ है उससे ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे, जहाँ ये परंपरा आ रही है वो लोग महावैज्ञानिक थे। जो तुम्हारे देश के असली वैज्ञानिक थे उनका किसी का नाम तुमको पता नहीं होगा। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछूं कि आर्यभट्ट का नाम पता है आपको? तुम्हें नहीं पता होगा ना। मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें सुश्रुत का नाम पता है? तुम्हें नहीं पता होगा, जो असली वैज्ञानिक थे। लेकिन प्राचीन भारत के नाम पर तुमको इस तरह की मूर्ताओं का पता है, और तुम इनको आज साइंटिफिक सिद्ध करने पर तुले रहते हो। और इसको करने के लिए तुमको कुछ शेड्यूल साइंस यानी छन्न विज्ञान वाले गुरु जी भी मिल जाते हैं। वो भी लगे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, ऐसा ही होता है साइंटिफिक में। प्राचीन भारत का जो वास्तविक गौरव था उसका तुम्हें कोई ज्ञान है भी कि नहीं है? दर्शन शास्त्र में कौन से प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ दार्शनिक थे? तुम्हें नहीं पता होगा। नाट्य शास्त्र में कौन थे? तुम्हें नहीं पता होगा। साहित्यकार कौन थे? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वैज्ञानिक कौन थे? गणितज्ञ कौन थे? तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा।
चिकित्सा शास्त्री कौन थे, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। और भारत में इन सब क्षेत्रों में बहुत बहुत प्रगति की थी। विज्ञान में भारत बिल्कुल चरम पर था। मैं असली विज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं उस विज्ञान की बात नहीं कर रहा जो कहता है कि जो तुम्हारे पुराने भारतीय लोग थे वो छूकर के तांबे को सोना बना देते थे। आजकल तो भारतीय वैज्ञानिकता के संबंध में इसी तरह की ही बातें चल रही है ना, कि अरे साहब, ये जो एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा है, ये अमेरिका ने तो अभी खोजी है। हमारे यहाँ तो आज से 10 साल पहले भी, 10,000 साल पहले भी एटॉमिक एनर्जी थी। तो एक सज्जन आए, तो ये जो अमेजन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की एलेक्सा आभासी सहायक तकनीक है, ये रखी हुई है। तो देखा कि उसको बोला जा रहा है, एलेक्सा फलाना गाना बजा, तो वो गाना भी बजा देती है। बोले ये कोई चीज़ है, ये चीज़ तो हमारे रामायण महाभारत में बहुत पहले से ही मौजूद है। वहाँ तो जिस भी चीज़ को बोला जाता था कि फलाना काम करो तो करने लगती थी। ये तो एलेक्सा सिर्फ गाने बजा सकती है ना। हमारे देवता लोग तो पत्थर को बोलते थे, चल उड़कर दिखा, तो पत्थर उड़ने भी लगता था। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें अमेरिका वगैरह को समझ में अभी लगने में वक्त लगेगा। ये सब कुछ नहीं है, ये तो पुराना इंडियन साइंस, भारतीय विज्ञान है जो उनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो तुम यहीं बेवकूफ़ी की बातें करते रहो और असली साइंस से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रखेगा। और मैं तुमको बता रहा हूँ ना, पुराने भारत का जो असली साइंस है वो बहुत ही गहरा मतलब रखता है। भारतीय गणितज्ञों ने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, आप पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और फिर मुझे बड़ा ये दुख रहता है कि आपको पुराने भारतीय गणितज्ञों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको पता ही नहीं है, इसलिए ज़माने को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अपवित्रता से जोड़ना उचित नहीं है। वे हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारी जो मान्यताओं का आधार है तर्क और समझ ये हो, ना कि केवल परंपरा ही हो। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं आचार्य जी क्या बोलते हैं। मैं जब 7वीं में था तो हम लोगों को बेसिक लैंग्वेज आधारभूत भाषा में फाइबोनाची सीरीज़ यानी फाइबोनाची श्रृंखला सिखाई गई थी। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यानी आरंभिक हेतु बहुउद्देशीय प्रतीकात्मक निर्देश कोड। बेसिक एकदम जो कंप्यूटर लैंग्वेज संगणक भाषा होती है जिससे शुरुआत की जाती है, उसमें जो शुरुआती प्रोग्राम हमें लिखने को कहा जाता था उसमें एक ये भी था, जनरेट द फाइबोनाची सीरीज़ यानी फाइबोनाची श्रृंखला बनाए। यहाँ आगे देखते हैं, कौन स्त्री कौन पुरुष, सब जीव हैं और सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, माया को काटना और मुक्ति को पाना। और फाइबोनाची साहब एक इटालियन यानी इटली वासी, हमें पता ही नहीं था कि वो जो फाइबोनाची सीरीज़ है वो वास्तव में एक भारतीय के द्वारा खोजी गई है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं फाइबोनाची ने कही हुई है, लेकिन हमें उसका नाम भी नहीं पता। वो सब जो चीज़ें बिल्कुल काल की गाल में समाई जा रही है, हम उनको खोज के निकालने की और उनको सम्मान देने की चेष्टा भी नहीं करते। हम बल्कि इस तरह की बातें करते रहते हैं। अभी आएगी दिवाली, निकट ही है। देखो, नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान के एक सैटेलाइट ने ऊपर से भारत की दिवाली के दिन ये फ़ोटो ली है। देखो पूरा भारत कैसे जगमगा रहा है ना। तुम पागल हो, तुम पागल हो गए हो। सही सही बताना, तुम्हारे विज्ञान में कितने नंबर यानी अंक आए थे? 10वीं में तुम फेल यानी अनुत्तीर्ण हुए थे ना। ऐसी बातें कोई महामूढ़ ही कर सकता है। तुम कह रहे हो ये जो चीनी छालरें तुम लगाते हो अपने घरों में, ये नासा के सैटेलाइटों को वहाँ से दिखाई दे रही है और जगमग जगमग भारत का नक्शा जगमगा रहा है। तो खूब चलता है और लोग इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को बिल्कुल छनाछन छनाछन फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। और इस तरह की कोई भी बात तुम्हें सिद्ध करनी होती है तो नासा को जरूर बीच में ले आते हो ना, बीच में ले आते हो ना। किसी दिन नासा तुम पर मुकदमा ना कर दे तो देखना। पर वो किस किस पर करेगा, यहाँ तो हर मोहल्ले में यही हो रहा है। कुछ तुम्हें सिद्ध करना होता है। नासा ने कहा, जो तुम्हारा वास्तविक हीरा है उसका तुमको कुछ नहीं पता। भौतिकी के क्षेत्र में भारत कितना आगे था तुमको पता भी है। और ये बात कोई मैं कल्पना के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो एपोक्रिफल सुनी सुनाई बात नहीं है, दस्तावेज है, ग्रंथ है भाई। मैं ट्रेडिशनल परंपरा के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। एंड यू नो इन द फलानी ट्रेडिशनल इट इज़ सेफ डेथ। और आप जानते हैं फलानी परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि, मैं इस भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ। किताबें मौजूद हैं, उनको पढ़ो। और वो किताबें कहीं छुपी हुई नहीं हैं कि किसी खास गुरु जी के तहखाने में ही मिलेगी। वो किताबें लाइब्रेरीज पुस्तकालयों में ही रखी गई होगी ना। भारतीय विज्ञान निश्चित रूप से बहुत उन्नत था भाई, पर वो नहीं था जैसी तुम अफवाहें उड़ा रहे हो। तुम जो अफवाहें उड़ा रहे हो वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। तो इस अध्याय का मुख्य यही संदेश है कि हमें किसी भी सामाजिक मान्यता को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम परंपरा को समझ, तर्क और संवेदनशीलता के साथ साथ इसको परखना भी आवश्यक है ना। आगे देखते हैं, मैं इसमें अब तुम्हें क्या समझाऊं, क्या स्पष्ट करके बताऊं कि पीरियड्स में औरतें अपवित्र हो जाती हैं। क्या मैं बताऊं इसमें बोलने को ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। 1% भी इस चीज़ में सच्चाई नहीं है। हाँ,
इतना देखो, जरूरी है। तुम किसी भी जगह जाते हो तो, और वो जगह अगर तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो इतना करते हो ना कि शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रख लेते हो। वो बात केंद्रीय नहीं है, लेकिन करते हो फिर भी, तो उतना ही बस कर लिया करो ना। उस चीज़ की एक हाइजीनिक वैल्यू, स्वच्छता संबंधी मूल्य हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यू, आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। और वो जो हाइजीन को लेकर के वैल्यू है, वो तो चाहे मंदिर जाओ और चाहे अपने दफ्तर की मीटिंग में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, वो तो हर जगह लागू होती है ना। तुम किसी से मिलने भी जाते हो और तुम्हारे जूतों में कीचड़ लगा हुआ रहता है, तो तुम जूते बाहर डोरमेट यानी पायदान पर उतार देते हो ना। अपने भी घर में आते हो तो जूते लेकर के क्या तुम रसोई घर में ही डायरेक्ट घुस जाते हो? तो ये बहुत ही सीधी सादी साफ सफाई की बात है। इसका कोई आध्यात्मिक गुण बिल्कुल भी नहीं है। साफ रहो, सफाई से रहो। आत्मा का कोई संबंध तुम्हारी देह की किसी गतिविधि से नहीं है। वो एक ऐसी गतिविधि है जो तुमने मांगी नहीं, जो तुमने शुरू नहीं की, जिस पर किसी तरह का तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिसमें तुम्हारी चेतना का कोई किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है। एक सहज प्राकृतिक बात है, जैसे पेट में खाने का पचना। ये ऐसी ही बात है कि कोई कहे कि अगर ठीक से खाना नहीं पचा है तो तुम मंदिर मत जाओ। प्राकृतिक बात है ना भाई, मुझे क्या पता पचा है कि नहीं पचा है। तो दोस्तों, यही था आपका मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य जो है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सोचने और समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारों का भी ख्याल रखिए। अगर ये बुक रीडिंग सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।